चंदन नगर के राजा वीर प्रताप अपनी प्रजा को खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास किया करते थे, लेकिन उसके बाद भी उसके राज्य से गरीबी दूर ही नहीं हो रही थी, जिससे वो परेशान रहा करता था। एक रोज वो अपने मंत्री को बुलाकर अपनी चिंता उसे बताता है। मंत्री, क्या हमारी कोशिशों में कोई कमी है? क्या हम एक अच्छे राजा नहीं हैं? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? आप तो अपनी प्रजा के लिए कितना दान पुण्य करते हैं। भला आपसे अच्छा राजा इस प्रजा को कहाँ मिलेगा? अगर ऐसा है तो हमारे राज्य से गरीबी क्यों नहीं मिट रही है? अब भी ऐसे कई लोग हैं जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे हैं, जिसके पास रहने को घर नहीं है। महाराज, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। और आपके राज्य में आपकी प्रजा खुश है, इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए? तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो मंत्री। मैं अपने राज्य को गरीबी मुक्त बनाना चाहता हूँ। मुझे ऐसी कोई योजना बनानी होगी जिससे मेरे राज्य में कोई भी गरीब ना रहे। राजा की ये बात सुनकर मंत्री हैरान रह जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ चंदन नगर में बूढ़ी विमला अपने बेटे रतन के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी। वो बहुत गरीब थी और उसके बेटे के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। बूढ़ी विमला के पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वो खेती किया करती थी। एक रोज विमला खेत में बीज डाल रही होती है कि तभी वहाँ से गुजर रहा मुखिया उसे टोकते हुए कहता है। अरे अम्मा, इतनी उम्र हो गई है तुम्हारी, अब तो खेती छोड़कर आराम करो। अगर मैं आराम करूंगी तो मेरे घर में खाने के लिए अनाज क्या तू ला कर देगा? गजब बात करती हो अम्मा, भला मैं अनाज कहाँ से लाऊंगा? हाँ, तो अपनी जुबान चलाने से पहले ये सब सोच लिया कर निकम्मे। निकम्मा मत कहो अम्मा, मैं भी काम पर ही जा रहा हूँ। अरे जा मुए, गांव के बूढ़ों के साथ पंचायत लगाने को काम नहीं कहते हैं। अरे अगर मैं निकम्मा हूँ तो तुम्हारा बेटा कौन सा कामगार है? वो भी तो बस गांव-गांव घूमता रहता है। मुखिया बोल ही रहा होता है कि तभी अपना सामान लिए रतन घर आता है। मैं गांव घूमने नहीं सुखिया, फसल की बिक्री करने जाता हूँ। अरे बेटा, तू भी किस निकम्मे की बात का जवाब दे रहा है? तू थक गया होगा, मैं पानी लेकर आती हूँ। और तू यहाँ क्या मूर्ति बनकर खड़ा है? जा निकल अपने काम पर। हाँ, जा ही रहा हूँ। बुढ़िया और ये बुढ़िया का बेटा दोनों ही अजीब है। मुखिया मन ही मन बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला जाता है। रात के समय खाना खाते हुए विमला अपनी थाली का खाना रतन की थाली में डालते हुए कहती है। बहुत भूख लगी होगी ना तुझे, पेट भर कर खा। आप ये क्या कर रही हो माँ? मेरी भूख पूरी करने के लिए अपनी भूख मत मारा करो। अनाज की अच्छी कीमत मिले इसलिए तू उसे बेचने के लिए गांव-गांव भटकता है, लेकिन इतनी महंगाई में भी अनाज की बिक्री से ज्यादा पैसा नहीं आ पाता, और जो आता है उसमें से भी आधा कर्जा चुकाने में चला जाता है। यही जिंदगी है माँ, लेकिन मुझे इस जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि हमसे भी ज्यादा गरीब लोग इस दुनिया में हैं। बस बस, ये समझदारी की बातें तू मुझे मत सिखा। खाना खाकर आराम कर, थक गया होगा। रतन एक समझदार, चतुर और मेहनती लड़का था। सभी गांव वाले उसके चतुर स्वभाव को जानते थे। इधर राजा वीर प्रताप अपने राज्य में गरीबी मिटाने के लिए हर महीने गांव में सोने, चांदी और अनाज का दान करने की घोषणा करवाता है। सुनो सुनो सुनो, सभी नगरवासियों ध्यान से सुनो। अब से हर महीने राजमहल की ओर से सभी नगरवासियों को चांदी, सोना और अनाज का दान दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। ये घोषणा सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और आपस में बातें बनाते हुए कहते हैं, क्या बात है, महाराज तो अपनी प्रजा पर मेहरबान हो रहे हैं। सही कह रही हो बहन, अब हर महीने सोने, चांदी और अनाज का दान मिलेगा। अब बताओ, जब महाराज ही हमारे लिए इतना काम कर रहे हैं तो भला हमें काम करने की क्या जरूरत है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इस घोषणा के बाद तो तुम जैसे निकम्मों की मौज हो गई। इस घोषणा का पता जब रतन को लगता है तो वो अपनी माँ से कहता है। भला महाराज ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं?
इसमें बुराई क्या है बेटा? महाराज तो नगरवासियों की भलाई ही कर रहे हैं। लेकिन ये भलाई ज्यादा समय तक नहीं टिकने वाली, आप देख लेना। तू कहना क्या चाहता है बेटा? ये तो आपको और सभी नगरवासियों को कुछ समय में ही पता चल जाएगा। रतन की बातें विमला की समझ से बाहर थी। अब राजमहल से हर महीने नगरवासियों को सोने, चांदी और अनाज का दान मिलने लगा, जिससे नगरवासी राजा की वाहवाही करने लगे। कुछ महीनों तक तो सब ठीक चलता है, लेकिन एक रोज जब दान करने के लिए राजमहल से सामान जाना होता है, तभी मंत्री राजा से आकर कहता है, महाराज, दान देने के लिए राजकोष में अब बिल्कुल भी अनाज नहीं बचा है। ये कैसी बात कर रहे हो मंत्री? भला राजमहल का अनाज इतनी जल्दी खत्म कैसे हो सकता है? महाराज, हर महीने अनाज का दान हो रहा है और फिर हर दिन राजमहल में खाने की व्यवस्था भी तो उसी अनाज से होती है। ये तो ठीक नहीं है। फिलहाल तुम सोने चांदी का ही दान जारी रखो, मैं इस बारे में सोचता हूँ। ठीक है महाराज। मंत्री राजमहल के सिपाहियों के साथ दान करने के लिए निकल जाता है। जब लोगों को इस बार दान में अनाज नहीं मिलता, तो वो तरह तरह की अटकलें लगाते हैं। क्या बात है, इस बार अनाज तो दिया ही नहीं इन लोगों ने। वही तो, अब क्या खाने में सोना चांदी पकाएंगे हम? अरे मूर्खों, इस सोने चांदी को बेचकर तो ढेर सारा अनाज आ सकता है ना। वो तो हम भी जानते हैं, लेकिन पूरे नगर में एक ही सुनार है और नगर के लोग उसी के पास तो अपना सोना चांदी बेच रहे हैं। ऐसे में तो अब उसके पास भी पैसों की कमी पड़ गई है। और क्या, ऊपर से दिन हो या रात उसकी दुकान पर हमेशा कतार लगी रहती है। अरे ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। अरे तुम्हें पंचायत करने से फुर्सत मिले तो किसी बात की खबर हो, निकम्मे कहीं के। चल कविता। सुनीता कविता के साथ वहाँ से चली जाती है और इस तरह गांव वाले अब अनाज न मिलने से परेशान हो जाते हैं। कुछ महीनों बाद मंत्री एक बार फिर से राजा को राजकोष के खाली होने की बात बताता है। महाराज, मुझे लगता है कि अब हमें दान देना बंद कर देना चाहिए। पर क्यों मंत्री जी? क्योंकि राजकोष का खजाना भी अनाज की तरह खत्म होने पर है महाराज। मंत्री और वीर प्रताप के बीच बातचीत चल ही रही होती है कि तभी वहाँ राजकुमारी सुकन्या आती है और सारी बात सुनने के बाद कहती है, पिताजी, मंत्री ठीक कह रहे हैं। अगर हमने दान देना बंद नहीं किया तो हम और ये पूरा राजमहल गरीब हो जाएगा। हमारे एक फैसले से इतनी बड़ी समस्या आ जाएगी, हमने ऐसा नहीं सोचा था। मंत्री, आज से दान कार्य बंद कर दो, हमें कोई दूसरी तरकीब सोचनी होगी। अब राजमहल से दान मिलना बंद हो जाने के बाद सभी नगर वासियों के बीच उदासी फैल जाती है। ये देखकर रतन को बहुत हंसी आती है। उसे हंसते हुए देखकर विमला हैरान होकर कहती है, बेटा, पूरा नगर इस बात से परेशान है और तू है कि हंस रहा है। क्योंकि मुझे पता था ये दिन जरूर आएगा। माँ, आप जानती हैं कि राजमहल से दान आना बंद क्यों हो गया है? क्योंकि राजमहल का खजाना खत्म होने की कगार पर है। ये तू कैसी बातें कर रहा है बेटा? राजमहल कोई हमारे घर जितनी छोटी जगह नहीं है जहाँ का खजाना दान देने से खत्म हो जाए। माँ, हर महीने इतने नगरवासियों को दान देना कोई मामूली बात नहीं है। आप खुद ही सोचिए, अगर आप एक मुट्ठी भी अनाज किसी भिखारी को दान करती हैं, तो भी एक महीने में घर का अनाज खत्म हो जाएगा। इसी तरह देर से ही सही, लेकिन राजा को समझ में तो बात आ गई कि इस तरह का दान कार्य नहीं करना चाहिए। अपने बेटे की बात सुनकर बूढ़ी विमला बहुत हैरान हो जाती है। समय बीतता है जहाँ राजा अपनी प्रजा को खुश करने के लिए और तरीकों की खोज में होता है, तो वहीं एक रोज उसकी बेटी राजकुमारी सुकन्या उसके पास आकर कहती है, पिताजी, आप किसी परेशानी में डूबे हैं? कुछ नहीं बेटी, बस नगरवासियों की भलाई के लिए मैं और क्या क्या कर सकता हूँ, इसी बारे में सोच रहा था। तुम यहाँ आई, कोई खास काज था मुझसे? हाँ पिताजी, मैं नगर के भ्रमण के लिए जाना चाहती हूँ और वो भी अकेले। इसलिए आपसे पूछने आई थी कि क्या मैं अकेले नगर के भ्रमण पर जा सकती हूँ? अकेले अकेले क्यों जाना है तुम्हें नगर के भ्रमण पर? तुम अपनी दासियों को अपने साथ लेकर जाओ और तुम्हारी सुरक्षा के लिए
मैं कुछ सिपाहियों को भी तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। नहीं पिताजी, हमें राजकुमारी बनकर नगर के भ्रमण के लिए नहीं जाना है। हम तो एक साधारण इंसान बनकर नगर वासियों के बीच जाना चाहते हैं। पर ऐसा करने के पीछे कारण क्या है पुत्री? उसका जवाब तो हम आपको नगर भ्रमण करने के बाद ही बता पाएंगे। आप बस हमें नगर भ्रमण करने की आज्ञा दे दीजिए। थोड़ा विचार करने के बाद राजा वीर प्रताप अपनी पुत्री राजकुमारी सुकन्या को अकेले नगर भ्रमण पर जाने की आज्ञा दे देता है। कुछ ही देर में राजकुमारी सुकन्या साधारण लड़की जैसे वस्त्र पहनकर नगर भ्रमण के लिए निकल जाती है। तभी उसकी टक्कर सामने से सब्जी से भरी टोकरी सर पर लिए आ रहे मुखिया से हो जाती है। टकराने के कारण सब्जियों से भरी टोकरी जमीन पर गिर पड़ती है। तभी मुखिया गुस्से में आकर सुकन्या से कहता है, अरे अरे, ए लड़की, आंखें बंद करके चल रही थी क्या? सारी सब्जियां गिरा दी तूने मेरी। मैं तुमसे नहीं टकराई हूँ, बल्कि तुम मुझसे टकराए हो और माफी मांगने की जगह तुम मुझे ही दोष दे रहे हो। वाह 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 वाह, क्या जमाना आ गया है। अरे सब्जियों से भरी मेरी टोकरी जमीन पे गिरी, नुकसान मेरा हुआ और माफी भी मैं ही मांगू? अरे ये तो वही बात हो गई ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मुखिया की ऐसी बातें सुनकर सुकन्या को गुस्सा आ जाता है और वो उससे बहस करने लग जाती है। कुछ ही देर में वहाँ से दूसरे गांव जाने के लिए गुजर रहा रतन उन्हें झगड़ते हुए देखकर उनके पास जाता है। सारी बात पता लगाने के बाद रतन मुखिया को समझाते हुए कहता है, अरे सुखिया, सब्जियां ही तो गिरी है ना, उन्हें दोबारा उठाकर टोकरी में रख लो। वो तो कह ही रही है कि वो जानबूझकर तुमसे नहीं टकराई, फिर क्यों लड़ते हो? वाह वाह रतन, अरे लड़की देखी नहीं, उसकी तरफ से लगे बोलने। मुझे नहीं पता, मेरी सब्जियों का तो नुकसान हुआ है, तो मुझे इसका हर्जाना इस लड़की से चाहिए। तुम होते कौन हो मुझसे हर्जाना मांगने वाले? और तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मैं महल की। अरे अरे, तुम शांत हो जाओ, मैं बात कर रहा हूँ। देखो सुखिया, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, 1-2 टमाटर ही दबे हैं बस। और वैसे भी क्या पता उन टमाटर में कीड़े लगे हों। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो। ठीक है, नहीं लेता मैं इस लड़की से हर्जाने। और वैसे भी मुझे देर हो रही है, ये सब्जी उठाने में मेरी मदद करो, मैं निकलता हूँ यहाँ से। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी कर देता हूँ मदद। रतन सब्जियां उठाकर टोकरी में रख देता है, जिसके बाद मुखिया वहाँ से मुंह बनाते हुए चला जाता है और सुकन्या रतन को घूर के देखती है। सुकन्या को खुद ऐसे घूरता हुआ देखकर रतन उससे कहता है, अरे तुम ऐसे क्यों घूर रही हो मुझको? तुम बहुत चतुर व्यक्ति मालूम पड़ते हो। कैसे एक ही बार में तुमने उस आदमी को समझा दिया कि उसका कोई नुकसान नहीं हुआ है। हाँ तो अच्छा किया ना, अगर नहीं समझता तो वो तुमसे हर्जाना मांगता। वैसे एक बात बताओ, इस नगर में मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, तुम हो कौन? रतन के सवाल करने पर सुकन्या उसे झूठ बोलकर कोई बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है और इसी तरह सुकन्या हफ्ते में एक बार साधारण लड़की जैसे कपड़े पहनकर नगर भ्रमण के लिए निकल जाया करती। एक रोज फिर उसकी मुलाकात रतन से होती है और एक बार फिर उसकी चतुराई देखकर वो उससे खुश हो जाती है और उसे बातें करते हुए कहती है, मैं जब भी तुमसे मिलती हूँ तुम कहीं जा ही रहे होते हो। क्या तुम इस नगर में नहीं रहते? मैं तो इसी नगर में रहता हूँ, लेकिन इस नगर में फसलों के दाम कुछ अच्छे नहीं मिलते, इसलिए गांव-गांव जाकर ही अपनी फसल बेचता हूँ ताकि अच्छे से अच्छे पैसे मिल सके। बातें करते हुए रतन की नजर सुकन्या के कानों के झुमकों पर जाती है, जो कि बहुत ही चमक रहे होते हैं, जिन्हें देखकर वो मन ही मन कहता है, ये झुमके तो सोने के मालूम होते हैं और ऐसे झुमके तो नगरवासी नहीं पहन सकते, क्योंकि दान में मिले सोने से झुमके बनवाने में भी लागत आती है। तो ये लड़की कोई साधारण घर से मालूम नहीं होती है। क्या हुआ, तुम शांत क्यों हो गए? नहीं, मैं ये सोच रहा था कि तुम इस नगर में तो रहती नहीं हो, तो इस नगर के बारे में तुम्हें कुछ पता ही नहीं होगा। मैं तो सोच रहा था कि क्यों न तुम्हें अपने नगर के राजमहल की खास बात बताऊं। राजमहल की खास बात भला तुम्हें कैसे पता होगी? तुम क्या राजमहल में रहते हो? नहीं तो, लेकिन मुझे सब पता है, मैं खुफिया सूत्रों से सब पता लगा लेता हूँ। देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, हमारे जो महाराज हैं ना, उनकी 2 नहीं 4 आंखें हैं, और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। इतना ही नहीं, वो इंसान नहीं
जानवर जैसे दिखते हैं, जानवर जैसे बहुत खतरनाक। ये बात सुनते ही सुकन्या बहुत गुस्से में आ जाती है और उसे घूरते हुए कहती है, तुम होते कौन हो मेरे पिताजी को जानवर कहने वाले? और उनकी 4 आंखें नहीं है, वो एक स्वस्थ और अच्छे खासे इंसान है, कोई जानवर नहीं। भला किसी नगर का राजा जानवर कैसे हो सकता है? यानी राजमहल में रहने वाले महाराज तुम्हारे पिताजी हैं? तो तुम कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि राजकुमारी हो। क्यों, सही पहचाना ना? इस तरह रतन अपनी चतुराई से राजकुमारी के मुंह से ही उसकी सच्चाई उगलवा लेता है, जिसके बाद राजकुमारी समझ जाती है कि झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए वो सब कुछ बताते हुए कहती है, तुम सच में बहुत चतुर हो, हम तो तुम्हारी चतुराई समझ ही नहीं पाए। सच ये है कि हम तो हर हफ्ते ऐसी ही साधारण लड़की बनकर नगर भ्रमण के लिए आते हैं, ताकि पता कर सके कि नगर वासियों के दिल में हमारे पिताजी के लिए कितनी इज्जत है। क्या पता लगा अब तक आपको? बाकियों का तो पता नहीं कि लेकिन नगर भ्रमण के का हमारी मुलाकात तुमसे हो गई और तुम जैसा चतुर आदमी हमें जरूर मिला। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारे पिताजी से एक बार जरूर मिलो। सुकन्या रतन की चतुराई से बहुत खुश होती है और अपनी सच्चाई बताने के साथ साथ उसे अपने साथ राजमहल लेकर जाती है। वो उसे अपने पिता वीर प्रताप से मिलवाकर उसकी चतुराई का बखान करती है। अपनी बेटी से पहली बार किसी नगरवासी की तारीफ सुनकर वीर प्रताप कहता है, अच्छा, तो हमारे नगर में तुम जैसा एक चतुर व्यक्ति रहता है। किसी से सच्चाई बुलवाना तो बहुत आसान है, लेकिन चतुराई तो समस्याओं का समाधान निकालने में है। आपने बिल्कुल सही कहा महाराज। तो बताइए महाराज, आपकी क्या समस्या है? मैं अपनी चतुराई से उस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करूंगा। रतन का ऐसा साहस देखते हुए वीर प्रताप उसे अपनी समस्या बताता है, जिसका समाधान निकालने तक वो उसे राजमहल में रुकने के लिए ही कहता है। मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन इसके बारे में मुझे अपनी माँ को बताना होगा, क्योंकि मेरे अलावा मेरी बूढ़ी माँ का इस दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, तुम अपने घर जा सकते हो, लेकिन कल सुबह होते ही तुम्हें राजमहल लौटना होगा। महाराज की बात सुनकर रतन राजमहल से अपने घर की ओर निकल जाता है। घर पहुंचकर वो अपनी बूढ़ी माँ को सारी बातें बताता है और अगली सुबह राजमहल के सिपाही उसे लेने के लिए उसके घर आ जाते हैं। राजमहल पहुंचते ही वो वीर प्रताप की परेशानी पर बहुत विचार करते हुए उससे कहता है, महाराज, आप अपने राज्य को गरीबी मुक्त बनाना चाहते हैं ना? तो उसके लिए सबसे पहले नगर में अपने गुप्तचरों के जरिए उन लोगों का पता लगाइए जो सच में गरीबी से जूझ रहे हैं। ठीक है, लेकिन उससे क्या होगा? आप पहले इतना कार्य करवाइए, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि उनकी मदद क्यों और कैसे करनी है। रतन के कहे अनुसार वीर प्रताप इस काम के लिए गुप्तचरों को काम पर लगाने का आदेश दे देता है। 1 हफ्ते के भीतर ही नगर में रह रहे बहुत ही गरीब लोगों की पहचान की जाती है, जिसके बाद रतन के कहने पर वीर प्रताप अपने खेतों में उन्हें काम पर रखता है और उन्हें काम करता हुआ देखकर रतन से कहता है, क्या लोगों को काम देकर उसकी गरीबी मिटाना इस समस्या का समाधान है? ये गरीबी का नहीं, बेरोजगारी का समाधान है महाराज। लेकिन बाकी के नगरवासियों के मन में ये सवाल नहीं आएगा कि मैं उनके साथ भेदभाव कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बाकी लोगों के पास रोजगार के साधन हैं और जिन लोगों के पास रोजगार नहीं था उन्हें आपने काम पर रख लिया। इससे अब पूरे नगर में कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। और इस तरह रतन गांव के बेरोजगार लोगों को काम दिलवाता है, जिससे लोगों में खुशी का माहौल होता है। जिसके बाद रतन वीर प्रताप से नगर में फसल बिक्री के दाम बढ़ाने को कहता है। वीर प्रताप बिना किसी सवाल के इस काम को पूरा करने के आदेश दे देता है, जिसके बाद नगर में खेती करने वाले किसान अपनी फसल दूसरे नगर या गांव में ना बेचकर इसी नगर में बेचने लगते हैं। महाराज ने फसल बिक्री के दाम बढ़ाकर बहुत अच्छा काम किया है। सही कहा मनोहर भाई, अब मेरे बेटे को फसल बेचने के लिए नगर से बाहर नहीं भटकना पड़ेगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई बिमला बहन, आखिर महाराज ने अचानक ये फैसला ले कैसे लिया? लगता है महाराजा को अपने मंत्रियों से सही सलाह मशवरा मिल रहा है।
इस तरह 1 महीने का समय बीत जाता है और एक रोज राजा वीर प्रताप के खेतों में काम करने वाले सभी लोग दरबार में आकर राजा को धन्यवाद देते हुए कहते हैं। महाराज की जय हो। आपकी वजह से हम बेरोजगारों को काम मिला, जिससे हमारी अच्छी कमाई हो रही है और हम अपने परिवारों का पेट भर पा रहे हैं। हाँ महाराज, नगर में सब मुझे निकम्मा कहते थे, लेकिन अब मैं कामगार हूँ, जिससे मेरा परिवार बहुत खुश है। अपनी प्रजा को खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। महाराज, हम नगरवासी बहुत खुशनसीब हैं कि हमें आप जैसे महाराज मिले हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। पूरा महल राजा की जय जयकार से गूंज उठता है। कुछ ही देर में नगर के किसान भी राजा को धन्यवाद करने के लिए दरबार आते हैं। ये देखकर राजा को बहुत खुशी महसूस होती है और तभी राजकुमारी सुकन्या कहती है, पिताजी, देखा आपने, रतन ने अपनी चतुराई और समझदारी से नगर के लोगों की भलाई के लिए आपसे सही फैसले करवाए। ये सब तो ठीक है महाराज, लेकिन नगर के लोग गरीबी से मुक्त तो अभी भी नहीं हुए हैं। उनके पास सुख सुविधाएं तो नहीं पहुंची। मंत्री जी, सुख सुविधाओं का होना गरीबी दूर होने की निशानी नहीं है। और महाराज, सच कहूं तो 2-4 फैसले लेकर गरीबी नहीं मिटाई जा सकती, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि आपके लिए गए फैसलों से नगरवासियों की जिंदगी बेहतर हुई है और वो खुद दरबार में आकर आपको धन्यवाद दे रहे हैं। रतन की कही हुई बातों पर गौर करने पर वीर प्रताप को महसूस होता है कि सोना चांदी दान करने से गरीबी दूर नहीं होती, बल्कि प्रजा की जरूरतों को पूरा करने से होती है। अगले दिन वीर प्रताप सभी नगरवासियों को दरबार में बुलाता है। राजा के आने से पहले नगरवासी अपनी अटकलें लगाना शुरू करते हैं। कहीं महाराज फिर से सोना चांदी तो नहीं बांटने वाले? क्या पता इस बार वो ये काम अपने हाथों से करना चाहते हो। अचानक से सभी नगरवासियों को राजमहल बुलाने का क्या कारण हो सकता है? अरे चाचा, इतना क्या दिमाग लगा रहे हो? अभी महाराज आएंगे तो पता चल ही जाएगा। कुछ ही देर में राजा वीर प्रताप रतन और राजकुमारी सुकन्या के साथ सभी के सामने आते हैं और सभी नगरवासियों से कहते हैं, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, इन दिनों नगर में जो कुछ भी बदलाव आए हैं, उन सब के पीछे रतन की समझदारी और चतुराई थी। जी हाँ, रतन एक बहुत ही होशियार व्यक्ति है। इसके कारण ही आप लोगों को रोजगार मिला, साथ ही फसलों के सही दाम भी। आज मैं आप सबके सामने घोषणा करता हूँ कि मैं अपनी बेटी सुकन्या का विवाह बिमला देवी के बेटे रतन के साथ तय करता हूँ और पूरे नगर को इस विवाह का निमंत्रण देता हूँ। ये बात सुनकर जहाँ बिमला की आंखों में खुशी के आंसू छलक आते हैं, तो वही सभी गांव वाले जोर जोर से तालियां बजाते हैं। कुछ ही दिनों में रतन का राजकुमारी सुकन्या से बड़ी धूमधाम से विवाह हो जाता है, जिसमें राजमहल की ओर से नगरवासियों के लिए बड़ी दावत की जाती है। रतन की माँ भी अब सम्मान से राजमहल में ही रहा करती थी। साथ ही राजा वीर प्रताप के साथ मिलकर रतन नगर की भलाई के लिए बेहतर और सही फैसले लेकर सभी नगरवासियों के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करता रहता है। इस तरह एक गरीब बुढ़िया का चतुर बेटा अपनी चतुराई और समझदारी से न सिर्फ नगरवासियों के जीवन में बदलाव लाता है, बल्कि अपनी जिंदगी को भी बेहतर मोड़ देता है।